गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव अ स्टडी अबाउट द फ्रेंच इवोल्यूशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब जिस वीडियो में हमको पढ़ना द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया गया, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे राइज किया। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है क्या? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में कैसे बढ़ा है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी ऑफ यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। कहता है कि अगर आज के मैप में देखें तो हमको यूरोप के अगर मैप में देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे नेशन स्टेट आपको दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम उस समय की बात करते हैं तो उस समय कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, अब सबसे पहले बात है कि नेशन स्टेट कहेंगे किसको? तो नेशन स्टेट का मतलब हो गया क्या? ये आपका वो स्टेट होगा जहाँ पे क्या होगा, देयर वुड बी सिंपली, आप कह सकते हैं कि आपके चॉइस का जो स्टेट होगा, जैसे वहाँ पे आपके चॉइस का कल्चर होगा, आपके चॉइस का लैंग्वेज स्पीकिंग, आपके चॉइस का हर कुछ अगर चला हो एक बॉन्डेज के अंदर। ठीक है, देन दैट वुड बी कॉल एज ए नेशन स्टेट। उसी को हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, चलिए What we know today as a German, Italy, Switzerland were the divided into kingdoms, duchies and cantons who rule had their autonomous territories। कहता क्या कि आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड ये सबको देखें, ये सब छोटे छोटे डचीज और कैंटन्स में बटे हुए हैं, जो एक ऑटोनोमस टेरिटोरीज़ के फॉर्म में बटे हुए हैं। ठीक है, ये सारे को अगर हम देखें तो ये हमारा जो ये सब आज क्या हुआ है, ठीक है, एक ऑटोनोमस टेरिटोरी के फॉर्म में ये बटा हुआ है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वाज अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की विद इन द टेरिटोरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। कहता क्या, अगर हम बात करते हैं क्या, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंदर के था। ठीक है, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे आज लोग क्या क्या डाइवर्स पीपल्स है। ऑटोक्रेटिक कहने का मतलब क्या हुआ? जो हमारा ऑटोक्रेटिक कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा जो सेल्फ है, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? जो मोनार्की के द्वारा रूल किया जा रहा था। ठीक है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। ठीक है, अभी भी वहाँ पे क्या टेरिटोरीज क्या हुआ, डाइवर्स पीपल्स है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर सेलिब्रेट करने वाले वहाँ पे अभी भी लोग रह रहे हैं। दे डिड नॉट see themselves as the sharing a collective identity or a common culture। कहता है क्या? they did not see themselves as a sharing a collective identity or a common culture। वो अपने आप कैसे नहीं देखते हैं कि मतलब वो लोग कॉमन कल्चर से हैं, एक ही आइडेंटिटी से हैं, ऐसा उन लोगों को प्रेजेंस नहीं होता। often they even spoke different language and belong to different ethnic group। कहता है क्या? इसके बावजूद ये क्या है, ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग एथनिक ग्रुप, अलग अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। द हब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जांपल एज बी पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। कहता है क्या, अगर हम बात करते हैं क्या कि जो हब्सबर्ग रूल्ड जो ऑस्ट्रिया हंगरी में काम करता था, ठीक है, जिसका पैचवर्क मैनी रीजन्स एंड पीपल, अलग अलग रीजन्स और लोगों में था। ठीक है, उसी चीज़ की हम लोग बात करेंगे। जो हब्सबर्ग एम्पायर था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करता था, वो मतलब डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल वहाँ पैचवर्क के लिए, मतलब एक साथ काम करने के लिए, ठीक है, सारे लोगों को एक साथ वहाँ पे रखे हुए था। ठीक है, इट इंक्लूड द अल्पाइन रीजन सेंट्रल ऑस्ट्रिया एंड द सुडेंटेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया where the autocracy was predominantly German speaking। कहता है क्या, इसके साथ साथ कौन एरिया था? अल्पाइन रीजन्स जो टायोल था, ऑस्ट्रिया था, और स्विट्जरलैंड और बोहेमिया। ठीक है, जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी का बात प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, मतलब वहाँ अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है सिंपली क्या, उच्च जाति के लोग, मतलब कुलीन लोग। ठीक है, उसको हम कुलीन लोग बोलते हैं। वो कुलीन लोग थे। ठीक है, जो अल्पाइन रीजन्स में ये लोग रह रहे थे, मतलब प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग थे। इट ऑल्सो इंक्लूड इटालियन जर्मन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी, बेनिटिया।
कहता क्या इसके यहाँ ये और कौन किसको इंक्लूड करते थे, इटालियन जो जर्मन इटालियन स्पीकिंग थे जो लंबार्डी और वेनेटिया में रहते थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल द अदर्स हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। कहता अगर हंगारी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाफ पॉपुलेशन थे मैग्यार बोलते थे, जबकि हाफ पॉपुलेशन थे, ठीक है, वो अलग अलग बोली छोटे छोटे लैंग्वेज का मतलब यूज करते थे। इन गलासिकिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। कहता कि अगर गलासिकिया में बात करें तो जो एरिस्टोक्रेसी थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो क्या बोलते थे, पॉलिश बोलते थे। बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स they also lived within the bondage of the empire a mass of the subject peasants peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Siberian in Carolina, Carots to the south and the Romans in the east, Transylvania। कहता क्या इसके अलावा की बात करते बिसाइड दीजिए थे ये 3 जो डोमिनेंट ग्रुप थे, इसके अलावा की हम बात करते हैं तो वहाँ और कौन रहते थे, डोमिनेंट ग्रुप जो वहाँ पे रहते थे, जो क्या थे, ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, मतलब ये जो पीजेंट्स किसान लोग थे, बोहेमियाज थे जो नॉर्थ में स्लोवैक्स रहते थे वो रहते थे, स्लोवेन्स जो कैरोलिनिया में रहते थे, क्रोट्स जो साउथ में रहते थे, रोमन्स जो ईस्ट ट्रांसिल्वानिया का ईस्ट में रहते थे, ठीक है, ये सारे लोग वहाँ पे रहा करते थे। Such difference did not easily promote a sense of political unity। और कहता क्या इतना डिफरेंस से मतलब क्या आसानी से हमारा पॉलिटिकल यूनिटी को, ठीक है, प्रमोट नहीं कर सकता। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंसेस तो अगर चाहें कि पॉलिटिकल वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल यूनिटी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर लोग कभी ना कभी एक दूसरे से क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़ा होते रहेगा अलग अलग चीज़ पे। The only tie binding these diverse together was a common alliance to the empire। कहता है इन सबको बांधने वाला एक ही चीज़ था, वो क्या था, जो एम्पायर था, राजा था, ठीक है, राजा ही एक मात्र उपाय था जिसके थ्रू वो लोग आपस में बंधे हुए थे। अब बात है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। कहता क्या जब बात ऐसा था कि वो लोग आपस में नहीं थे, मिले जुले नहीं थे, तो लोगों में जो नेशनलिज्म और जो नेशन स्टेट का जो आइडिया था ये कैसे आया लोगों में, ठीक है, मतलब जब देखे क्या सब लोग एक साथ तो रह रहे थे, बट सब लोग में कॉन्फ्लिक्ट था, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं हो पा रहा था, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कल्चर से वो लोग बिलोंग करते थे, ठीक है, तो इसमें कैसे आखिर लोगों में कैसे जनरेट हुआ, इसी चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। कहता है क्या अरिस्टोक्रेसी बताया अभी क्या कि जो उच्च वर्ग के लोग मतलब हाई क्लास फैमिली जो हो गए, ठीक है, और मतलब हाई क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली आपस में कैसे वो अपने आप को मेंटेन कर रहे थे, इसी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज ए डोमिनेंट क्लास टू द कॉन्टिनेंट। कहता है क्या अगर हम बात करते हैं सोशली और पॉलिटिकली, तो जो हमारा जो अरिस्टोक्रेसी थे वही डोमिनेंट क्लास था, पूरे कॉन्टिनेंट में वही डोमिनेंट थे। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाई कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट्स अक्रॉस रीजनल डिवीजन। कहता है क्या इसके अगर रीजन की बात करते, इसके मेंबर्स की बात करते, तो ये आपस में एक तरह से कंबाइंड कैसे थे, ठीक है, इसके रीजनल डिवीजन थे, ये रीजनल डिवीजन से एक दूसरे से ज्वाइन थे। चलिए, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वे यूनाइटेड बाई कॉमन लाइफ अक्रॉस द रीजनल डिवीजन्स। कहता क्या अगर उसके हम बात करते हैं उस क्लास के जो अरिस्टोक्रेसी का जो मेंबर्स थे, ठीक है, वो लोग एक तरह से कॉमन जो वे ऑफ लाइफ था उसी से वो लोग एक दूसरे से जो रीजनल डिवीजन थे उसी चीज़ से एक दोनों आपस में बंधे हुए थे। दे ऑन्ड ये स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। कहता क्या कि अगर हम बात करते हैं कंट्री साइड में उन लोगों के पास भी घर था, उसके साथ साथ जो टाउन हाउस था टाउन में भी उन लोगों के पास घर था। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। कहता क्या अगर वो लोग डिप्लोमेट की बात करते हैं या जो ऑफिशियल सिंपली बोले तो अगर ऑफिशियली वो लोग अगर बात करते थे तो लोग फ्रेंच बोलते थे। देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। कहता क्या उसके फैमिली आपस में जो टाइज ऑफ मैरिज थे इससे वो लोग कनेक्टेड थे। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन जो ये अरिस्टोक्रेसी पावरफुल अरिस्टोक्रेसी थे, ठीक है, ये एक छोटा सा ही ग्रुप थे जो इससे कंबाइंड थे, ये छोटे ग्रुप ही उसके अंदर में थे।
द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पेजेंट्री। कहता क्या, इसमें अधिकांश जो पॉपुलेशन थे वो क्या थे, किसान थे। टू द बेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वाज फाउंड बाय द tenants and small owners, while the eastern and center of the pattern of land holding was characterized vast estate which were cultivated by serfs। कहता है क्या कि अगर हम बात करते हैं क्या कि जो वेस्ट में जो बल्क ऑफ लैंड था वो किसके द्वारा, टीनेंट्स या छोटे छोटे ओनर्स के द्वारा कवर अप किए जाते थे, जबकि ईस्टर्न की बात करते हैं जो सेंट्रल यूरोप में थे वो लैंड होल्डिंग किसके द्वारा था, ठीक है, स्टेट के द्वारा था, ठीक है, जो किसके द्वारा कल्टीवेट किया जाते थे, वो सर्फ के द्वारा कल्टीवेट किए जाते थे। वो एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है, जो लैंड का कल्टीवेशन का काम किया करते थे। In Western and part of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant for the growth of towns and emergence of commercial classes who exist was based on production for the market। क्या था कि अगर वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करते तो वहाँ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए था, ट्रेड के लिए था, जिससे टाउन का ग्रोथ हो सके, कमर्शियल क्लासेस का ग्रोथ हो सके, ठीक है, और इससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इसके साथ साथ बड़ा मार्केट भी वहाँ बन सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड and the second half of the 18th century, but in France and part of German state it occurred only during the 19th century। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इंग्लैंड में ये सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में ही हो गया था, जबकि फ्रांस और जर्मन के कुछ पार्ट की बात करते हैं तो ये 19th सेंचुरी के टाइम पे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन किसका बोलेंगे, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री ऑन ए लार्ज स्केल ऑन ए प्लेस या किसी भी कंट्री में इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इन इट्स बेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स। कहता क्या कि अब इस टाइम पे क्या हुआ, एक नए सोशल ग्रुप का जो जनरेशन हुआ है वो वर्किंग क्लास पीपल थे, ठीक है, और जो हमारे मिडिल क्लास थे या तो वो मिडिल क्लास या तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बिजनेसमैन हो गए या तो प्रोफेशनल्स बन गए, तो ऑफिसर्स बन गए। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिज ग्रुप्स वेयर अ स्मॉलर इन नंबर टिल 19th सेंचुरी। कहता सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की अगर बात करते तो ये जो वर्किंग क्लास जो पीपल थे, ठीक है, 19th सेंचुरी तक के ये बहुत ही कम नंबर में थे। इट वाज एमोंग educated liberal middle classes that the idea of national unity following abolition of aristocratic privilege gained popularity। कहता है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेटेड जो लिबरल मिडिल क्लास थे, ठीक है, वही जो नेशनल यूनिटी को और जो ऑटोक्रेसी थी यही लोग, मतलब मेनली कहने का मतलब जो इनमें जो सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ, ठीक है, वो फ़ायदा होने वाले लोग कौन थे, लिबरल मिडिल क्लास। अब जो देखेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब करा क्या, जो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या समझेंगे, ठीक है, इसी पॉइंट को अब यहाँ पे डिस्कस कर। लिबरल मतलब वही होता है क्या है, मतलब लिबरल में कहता है सिंपली कहा जाता है कि आपके मतलब थोड़ा कुछ फ्री टाइप का, मतलब फ्री टाइप का नेशनलिज्म किस प्रकार से होता है। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 18th सेंचुरी यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। कहता है क्या कि जो अगर हम बात करते हैं जो अर्ली 19th सेंचुरी की, तो यहाँ पे जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था, ठीक है, ये टोटली जो यूरोप था मतलब लिबरलिज्म के थ्रू कनेक्ट हो चुका था। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। कहता है लिबरलिज्म जो टर्म है, लिबरलिज्म जो टर्म है, जो लिबर टर्म से जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। कहता है कि अब देखिए ये लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी की बात करते हैं तो हर क्लास के लिए, ठीक है, लिबरलिज्म अलग अलग मायने को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास के बारे में, तो मिडिल क्लास में लिबरलिज्म का मतलब क्या, उन लोगों को फ्रीडम क्या चीज़ में हुआ, इंडिविजुअल मतलब लॉ बिफोर द लॉ, सबको इक्वल भाव में देखा गया, उनके लिए वो लिबरलिज्म हुआ। Politically it emphasized the concept of government by consent करा। पॉलिटिकली बात करें तो ये जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इससे इमर्ज कर रहा है ये। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन
लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेज, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। कहता है क्या, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगर हम लोग देखें तो वहाँ लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि ऑटोक्रेसी से वो लोग छुटकारा पाना चाहते थे, तो क्लर्जिकल जो लोग थे उनसे छुटकारा पाने थे, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, अपना गवर्नमेंट चाहिए था, अपना पार्लियामेंट चाहिए था, और जिस पे लोगों को उन्हीं के द्वारा राज होता। ठीक है, वहाँ का लिबरलिज्म का मतलब वही था, वहाँ मतलब लोग इसी चीज़ के लिए आज़ादी चाहते थे। 19th century liberal also states इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहता अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो लिबरल का मतलब लोगों को ये लगने लगा क्या कि प्राइवेट, उन लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी में मिले, उन लोगों को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी मिले। यस, येट द इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफराज। कहता क्या, लेकिन अभी भी जो लॉ इक्वलिटी बिफोर द लॉ था, ये टोटली अभी भी सबको, जैसे सब सफराज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सफराज का मतलब क्या था, द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। अभी भी नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफराज, अभी भी जो वोट देने का अधिकार, ठीक है, उन लोगों की इक्वलिटी बिफोर द लॉ में अभी भी उन लोगों को नेसेसरी नहीं लगा था। It will recall that in evolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively the property owning men। कहता क्या कि वहाँ पे जो एवोल्यूशनरी फ्रांस की अगर बात करते हैं तो वहाँ जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था जो लिबरल डेमोक्रेसी में, ठीक है, वो राइट टू वोट था। इसके साथ साथ उन लोगों को जो प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो मैन का जो प्रॉपर्टी जो ऑन करने का लिए था, ठीक है, मतलब पहले अगर फ्रांस एवोल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे लिबरलिज्म का मतलब राइट टू वोट समझ आए थे, ठीक है, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको ऑन करना चाहते थे। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। कहता क्या, उसमें हुआ क्या था, जो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था, ठीक है, और जितने भी वुमेन्स थे सबको क्या किया गया था, पॉलिटिकल राइट से वंचित कर दिया गया था। ओनली ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल द अडल्ट मेल्स एंजॉय सफराज। कहता क्या, कुछ ही लोग थे जो जैकोबिन्स के अंदर थे, मतलब जिसको जो अडल्ट मेल थे उनको वोट देने का अधिकार मिला था। However, the Napoleonic Code went back to the limited suffrage and reduced women to a status of a minor subject to the authority of father and husband। कहता क्या, लेकिन नेपोलियन जो कोड आया था उसमें क्या हुआ, जो वोट देने का अधिकार, वुमेन्स का जो स्टेटस, माइनर स्टेटस था, उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद उसके फादर जो प्रॉपर्टी था उसको, फादर या हस्बैंड की प्रॉपर्टी को ऑन करने का जो रूल आया, ठीक है, नेपोलियन कोड में तो यही था। थ्रू आउट द 19th and early 20th century, women's and not propertied men organized opposition movement demanding equal political rights। कहता है क्या, 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें कि वुमेन और जो प्रॉपर्टीड मेन थे, ठीक है, ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट में तो ये लोग अब डिमांड करने लगे कि हमको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। मतलब ये कब की बात है, 19th सेंचुरी, मतलब एंड ऑफ 19th सेंचुरी और स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी। इस समय लोगों का डिमांड हो गया, मतलब वुमेन्स और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थे, ये दोनों लोग ये डिमांड करने लगे, वो लोग मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए ताकि हमको मिल सके, हमको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट मिल सके। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट and abolition of a state imposed restriction on the movement of goods and capital। कहता गया अगर इकोनॉमिक की बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब क्या हो रहा था, ठीक है, उनका यह था कि मार्केट में किसी प्रकार का जो मार्केट में किसी प्रकार का जो कोई लगा हुआ है, कोई ब्रेक लगा हुआ, ब्रेक करने का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, उसको हटाना। तो उसके साथ साथ क्या था, उनका ये भी था कि अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स का एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट पे भी कोई अगर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगा हुआ, ठीक है, इसको भी हटाना, ठीक है। ये था डाटा, मतलब इकोनॉमिक के जो स्फीयर था उसमें ये लिबरलिज्म का मतलब ये होता। मतलब अभी बताया ना कि हर जगह लिबरलिज्म का मतलब ही अलग हो जाता, मतलब उनको फ्रीडम चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में चाहिए था। During the 19th century, there was a strong demand of emerging middle class। कहता है क्या कि अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे लोगों का सबसे बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया कि जो मिडिल क्लास जो इमर्ज रहे थे, यही उनका सबसे बड़ा ज़्यादा डिमांड हुआ था, मिडिल क्लास को इमर्ज किया जाए।
लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग एरिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। कहता क्या, इसको हम समझते हैं जो एग्जांपल से जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, जो 19th सेंचुरी में जो आधा लोग थे जो जर्मन स्पीकिंग बोल रहे थे, उसकी हेल्प से समझते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस अ स्मॉल प्रिंसिपलिटी एंड ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। कहता क्या, अगर जर्मन की बात करते हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हुआ था, जो स्मॉल प्रिंसिपल, जो छोटे छोटे प्रिंसिपल थे और 39 स्टेट थे, ठीक है, इनको कंसिडर किया गया था। ईच ऑफ दिस पोजेसेस इन ऑन करेंसी एंड वेट एंड मेजर्स। कहता इसमें जो सब थे, जो 39 स्टेट थे, ये सबके सबके पास अपना करेंसी था, अपना वेट था, मतलब कहने का मतलब अपना वैल्यू इनको दिया गया था। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1883 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूबर्ग टू सेल his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of 5% and pay a custom duty of about 5% each of them। कहता क्या, अगर हम 1833 की बात करते हैं, एक जो मान लो कोई मर्चेंट है जो कहाँ से ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग अगर ट्रैवल कर रहा हो कोई भी सामान बेचने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले उनको 11 बैरियर से क्रॉस करना पड़ता था, और इन 11 बैरियर से क्रॉस करने से आपको उनको क्या होता था, ठीक है, उनको 5% तक क्या उनके अपने प्रॉफिट का, ठीक है, देना पड़ता था, मतलब हर को 5% देना पड़ता था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आधा ये प्रॉफिट हर को 5% देना पड़ता, तो 11/5 जा मतलब 55% अपना प्रॉफिट किसी दूसरे को ही दे देते थे। बैरियर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप देते हैं ना टोल टैक्स, ठीक है, तो टोल टैक्स मतलब समझ लीजिए गाड़ी हम लोग आता है टोल टैक्स पे, तो वहाँ पे पैसा लगता है, तो इसी प्रकार से वहाँ भी एक तरह के बैरियर्स होते थे, रूल्स होते थे जिनके थ्रू उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये 11 बैरियर थे, ठीक है। ड्यूटीज वे ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। कहता क्या, वहाँ पर जो ड्यूटी होते थे, जो ड्यूटीज थे वो हमेशा क्या होते थे, किसके अनुसार होते थे, ठीक है, उनके गुड्स का जो वेट है, मतलब उनका गुड्स का कितना वैल्यू है, उसके अनुसार उनको ड्यूटी मिलते थे। As each region had its own system and of weightage and measures, this involved time consuming calculation। अब दूसरी बात ये भी था कि जितने भी जगह थे, सब जगह का क्या था, अपना मेजर्स था, अपना सिस्टम था टाइम कैलकुलेट करने का, ठीक है, तो इस वजह से उन लोगों को जो टाइम था, ठीक है, हर चीज़ का अपना नया रूल था, इस वजह से उनको जो टाइम था इसको पूरा करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। इसका एग्जाम्पल देखिए, द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज द ईल विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। कहता क्या कि एग्जांपल एक दिया गया क्या कि जो क्लॉथ का मेजरमेंट है, ठीक है, तो ये क्लॉथ का मेजरमेंट है कि ईल क्या है कि यूनिट मेजरमेंट यूनिट था, ठीक है, हर रीजन में एक ईल का मतलब क्या होता था, अलग अलग होता था, ठीक है, हर रीजन के जब जाएंगे, ठीक है, तो सारे रीजन में ईल का मतलब अलग अलग होता था। An eel of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Manage 55.1 centimeter cloth, in Nuremberg 65.5 centimeter cloth, in Freiburg 53.5 सेंटीमीटर क्लॉथ। अब यहाँ पे देखिए, अब जो एक ईल जो क्लॉथ का मटेरियल अगर फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा गया, ठीक है, मतलब ये एक ईल खरीदा गया, तो अगर आपको फ्रैंकफर्ट में अगर जाइएगा तो इसका जो लेंथ आपको मिलेगा 54.7 सेंटीमीटर मिलेगा। आपको अगर मैंज में जाइएगा तो इसका जो वहाँ पे मेजरमेंट होगा 55.1 सेंटीमीटर होगा। अगर न्यूरेमबर्ग में जाइएगा तो वहाँ 65.5 सेंटीमीटर होगा, और वही फ्रेबर्ग में जाइएगा तो वहाँ 53.5 सेंटीमीटर। करने का मतलब हर जगह जाइएगा तो ये मेजरमेंट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो टाइम तो लोगों को लगेगी। सच कंडीशन वेयर viewed as a obstacle to each economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the hindered movement of goods, people and capital। कहता क्या, अब इस तरह के जो कंडीशन थे तो लोगों में क्या होता है, जो गुड्स का एक्सचेंज का जो सिस्टम हो जाता था थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। यहाँ पे लोग क्या गुड्स का एक्सचेंज आसानी से नहीं कर पाते थे, मतलब गुड्स का एक्सचेंज तो हो रहा था लेकिन लोग आपस में एक जगह से दूसरी जगह भिन्न डिफर कर जाते थे। मतलब कोई लोग गुड्स का एक्सचेंज करना चाहें तो कोई लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि जहाँ पर उनको ज़्यादा
मेजरमेंट का ज़्यादा उनको अमाउंट मिले, ठीक है, जहाँ जहाँ ज़्यादा उसको सबस्टांस मटेरियल मिले, लोग वहीं से चाहेंगे। तो इससे होगा क्या, एक जगह बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, वहाँ का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जबकि दूसरी जगह का मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। In 1834, a custom union or Jolene was formed at the initiative of Persia and joined by the most of the German state। कहता है क्या, इन 1834 में एक कस्टम बना, ठीक है, जिसको नाम गया जोलोवरिन नाम दिया गया, ठीक है। इसका जो पर्सिया में बना, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये जर्मन स्टेट के द्वारा बनाया गया था। इट वॉज मेड बाई जर्मन स्टेट, ये जर्मन के द्वारा ही बनाया गया था। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currency from over 30 to 2। कहता है क्या कि ये जो था, ये जो यूनियन क्या बनाई है, क्या किया, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे इनको हटा दिए, ठीक है। इसके साथ जो नंबर ऑफ़ करेंसी थे जो 30 से था, लगभग 30 से था, 30 से इसको 2 तक ला दिए, मतलब 30 करेंसी था, इसको 2 करेंसी बना दिए। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फॉर द स्टिमुलेटिव मोबिलिटी हरासिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद जो क्रिएशन रेलवे नेटवर्क का था, इससे सामान का जो एक जगह से दूसरी जगह जाना और भी तेज़ हो गया था, पब्लिक का जो इंटरेस्ट था और इकोनॉमिक इंटरेस्ट और भी बढ़ गया था। और एक दूसरी बात क्या था, नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब नेशनलिटी की ओर बढ़ रहा था, मतलब सब लोग एक हो रहे थे। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाज टेंटेड द बाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट दैट टाइम। और कहता है यहीं पे जो सबसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म यहीं पे जनरेट हुआ। अब देखिए, अब पूरे देश में अगर एक तरह का टैक्स होगा, एक तरह के सारे कुछ होगा, तो लोगों में एक जगह एकता की भाव होगा, ठीक है। इसी को बोला गया क्या, ये इकोनॉमिक नेशनलिस्ट का बढ़ावा हुआ और यहीं से नेशनलिस्ट का जो सेंटिमेंट था लोगों में, मतलब ये वर्किंग क्लास से लोगों में ग्रो करता चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें क्या कि किस प्रकार से लिबरलिज्म में लोगों को इफेक्ट किया, किस प्रकार से लिबरलिज्म से लोगों को फ़ायदा मिला, ठीक है। ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग अभी देखें, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट द ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कहता है क्या, 1815 के बाद जो एक नया कंजर्वेटिज्म आया, ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंजर्वेटिज्म का किसका कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कंजर्वेटिज्म किसको कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या, हमारा एक पॉलिटिकल फिलोसफी है, जिसके अनुसार क्या हो, ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्टेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेज। कहता है ये वो ग्रुप्स होते हैं, मतलब ये वो पॉलिटिकल फिलोसफी है, मतलब कंजर्वेटिज्म का ये वो मतलब होता है, ठीक है, जो हमारा किस पे इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिशन को दे, ठीक है, नए नए कस्टम को जनरेट करे, नए नए इंस्टीट्यूशन का जनरेट करे, ठीक है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट और लोगों में जो चेंजेज को बढ़ाए, ठीक है, मतलब चेंजेज को ज़्यादा जितना जल्दी से जल्दी चेंज को क्रिएट करे, ठीक है, इसी को कंजर्वेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो जो 1815 के बाद लोगों में जो नया चेंजेज, किस तरह का चेंजेज लोगों में जल्दी आया, ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वाज ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कहता है क्या, 1815 में जो नेपोलियन के डिफीट के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट क्या हुआ, एक नया जो कंजर्वेटिव लोगों में एक नया उत्साह आया, मतलब अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए एक नया उत्साह आया। कंजर्वेटिव बिलीव दैट established traditional institution of a state and society like the monarchy and the church, social hierarchy, property and the families should be preserved। कहता क्या, कंजर्वेटिज्म का ये मानना था क्या कि जो इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन और स्टेट सोसाइटी, ठीक है, जैसे मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, सोशल हियरार्की हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, फैमिली, इन सब को बचाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ है, इनको बर्बाद हो रहा है, इनको बचाना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। कहता बहुत सारे जो हमारे कंजर्वेटिव थे, ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग जो प्रीवियस सोसाइटी में थे वहाँ पे रिटर्न करें। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेज इनिशिएटिव बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड बी इन फैक्ट एक्सटेंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। कहता है क्या कि जो, लेकिन वो लोग इस बात से मुकर नहीं रहे थे कि जो हमारा जो आपका नेपोलियन था, देखिए नेपोलियन भले ही वो जो ऑटोक्रेसी या मोनार्की की
फॉर्म में चल रहा था, बट वो नेपोलियन इनफैक्ट दे वे यूजिंग द मॉडर्नाइजेशन, वो मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा था। तो लोग इस बात से भी पीछे नहीं हट रहे थे कि मतलब नेपोलियन मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा था, ठीक है। इट कुड मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, उनको ऐसा लग रहा था क्या कि इससे क्या होगा, स्टेट पावर और इफेक्टिव और मजबूत बन जाएगा। ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमिक एंड एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सेफरडम कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। कहता क्या, उनका मानना था क्या कि जो मॉडर्न आर्मी होगा, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ठीक है, डायनेमिक इकोनॉमिक होगा और फेडरलिज्म का जो एवोल्यूशन होगा, ठीक है, और सेल्फडम कुड स्ट्रेंथ, ये मोनार्की यूरोप का जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है इसको और भी ये ज़्यादा मजबूत बनाएगा। इन 1815 representatives of the European powers, Britain, Russia, Persia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement of for Europe। कहता है कि इन 1815 में क्या, ठीक है, यूरोपियंस पावर, जैसे यूरोप का जो मेन पावर था, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, पर्सिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये एक जगह कलेक्टिवली नेपोलियन को हराए, ठीक है, और वो लोग मिले कहाँ, वियना में मिले, ताकि वो जो यूरोप के लिए एक सेटलमेंट कर सके, एक अच्छे सा खासा कुछ सेटलमेंट कर सके, ठीक है, मतलब बेटर डेवलपमेंट के लिए यूरोप के लिए वो लोग एक साथ मिले। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मैट्रिच, और जो इसको जो हेल्ड किसके द्वारा होस्ट किया जाता था, होस्ट का ये ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मैट्रिच, ठीक है, इसी के द्वारा चांसलर था, इसी के द्वारा क्या किया जाता था, होस्ट किया जा रहा था। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of undoing most of the changes that have come about in Europe during the Napoleon War। कहता जो डेलीगेट थे, जो ट्रीटी ऑफ वियना, जो 1855 का जो सम्मेलन हुआ उसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। इसमें क्या जो नहीं किया गया था, अभी तक जो चेंजेस नहीं हुआ था, ठीक है, नेपोलियन वार के टाइम पे जो भी चेंजेस नहीं हुआ था, ठीक है, वो सारे नए चेंजेस के बारे में वो लोग बात किया करते थे, मतलब उस ट्रीटी ऑफ वियना में इसी चीज़ के बारे में बात किया गया। द बोर्बन डायनेस्टी विच हैव बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटोरीज इट हैज अनेक्स अंडर नेपोलियन। कहता है क्या कि जो बोर्बन डायनेस्टी थे, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो बोर्बन डायनेस्टी थे, ठीक है, जो उनको क्या किया, जो उस समय हट गया था पावर से, उनको पावर फिर से उनको पावर दिया गया, ठीक है, और जो फ्रांस जो अपना टेरिटोरी हट गया था, नेपोलियन के टाइम पे टेरिटोरी छीन लिया गया था। अ सीरीज ऑफ स्टेट बी सेट अप द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और कहता उसके बाद अलग अलग बाउंड्री लगा दिया गया, ठीक है, जिससे क्या हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या हो, जो फ्रेंच एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है, अब वो बाउंड्री एक्सपेंड नहीं हो सके। Thus the kingdom of Netherlands, which include Belgium, was set up in the north and Genoa was added to predominate in the south। कहता क्या, इस प्रकार से जो किंगडम नीदरलैंड का जो किंगडम था बेल्जियम, ठीक है, वो नॉर्थ में सेटअप किया गया था, जिनोवा जो प्रीडोमिनेंट था जो साउथ में किया गया। पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटोरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स while ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। कहता क्या, पर्सिया को एक नया टेरिटोरी बना दिया गया, जबकि ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया नॉर्दर्न इटली के कंट्रोल में चला गया। बट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जो 39 स्टेट जो जर्मन के द्वारा अलग किया गया था, जर्मन के द्वारा, ठीक है, जो नेपोलियन टाइम में नेपोलियन के द्वारा जो सेटअप किया गया था, उसको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, वो 39 स्टेट का ग्रुप रहने दिया गया। इन ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड while पर्सिया वाज गिवन अ प्रोपोर्शन ऑफ सैक्सोनी। कहता क्या कि अगर ईस्ट की बात करते हैं तो रशिया का पोलैंड का अर्थ दिया गया, जबकि पर्सिया को एक सैक्सोनी का पोर्शन दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्की दैट हैव बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन एंड टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। कहता इसका जो मेन इंटेंशन क्या था, इनका जो मेन इंटेंशन था क्या कि मोनार्की को क्रिएट करे जो नेपोलियन के द्वारा हटा दिया गया था, और क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और कहता है यूरोप में एक नया तरह का ऑर्डर बनाए, मतलब यूरोप में एक नया तरह का फॉर्मेशन किया जाए, मतलब एक नया तरह के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए।
ठीक है। ये लोगों का मतलब उनका मेन इंटेंशन, ये सारे करने का मेन तरीका क्या था, अलग अलग चीज़ को डिवाइड करना। मतलब कंजर्वेटिव्स का मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है, दे शुड इंडिविजुअल, वो लोग यही करना चाहते थे। वो लोग चाहते थे क्या कि फिर से नेपोलियन के द्वारा जो मेन जो हमारा मोनार्की फिर से आ जाए, ठीक है, और एक नए यूरोप के एक नए तरीके से ढाला जाए। कंजर्वेटिव्स रिजाइम सेटअप इन 1855 ऑटोक्रेटिक। कहता है क्या, अगर 1855 का जो कंजर्वेटिव्स का जो सेटअप था, ठीक है, वो एक ऑटोक्रेटिक था। मतलब सिंपली क्या, उच्च वर्ग पे बेस्ड था, मतलब उच्चकालीन मतलब के पे बेस्ड था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू क्रब एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहता क्या, वो लोग इस सारी चीज़ पे क्रिटिसिज्म या किसी चीज़ पे इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए, ठीक है, जो अगर मतलब ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएगा या उनके पक्ष में जाएगा या क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में कंजर्वेटिव्स कोई भी ध्यान नहीं दिए। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। कहता क्या, उसमें अधिकांश क्या वो लोग सेंसरशिप लगा दिए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में क्या बोला जाए, ठीक है, बुक्स में क्या बोला जाए, नाटक में क्या बोला जाए, सॉन्ग में क्या बोला जाए, ठीक है, क्या आइडिया वो लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब हर तरह से उन लोगों को आज़ादी को एक तरह से बैन कर दिया गया, ठीक है, हर जगह लोगों को क्या किया गया, दे वे बैंड, उन लोगों को हर जगह से बैंड कर दिया गया। एसोसिएटेड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो भी चीज़ था, ठीक है, सारी चीज़ को बैन कर दिया गया था। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। कहता क्या, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेमोरीज था, ठीक है, वो कंटिन्यू रहा लोगों को, लिबरल्स को इंस्पायर करने के लिए ये अभी भी काफ़ी थे। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर बाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कहता क्या, इसमें जो मेजर इशू था जो लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा थी क्या क्रिटिसाइज का जो मेन मुद्दा बना, ठीक है, वो क्या था, प्रेस को बैन करना। मतलब जो प्रेस को बैन कर दिए तो ये सबसे बड़ा उन लोगों का क्रिटिसिज्म का मेन उद्देश्य बन गया। सब लोग इसी चीज़ का विरोध पे उतर गए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए क्या कि किस प्रकार से जो न्यू कंजर्वेटिज्म थे, किस प्रकार से जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ा, कैसे लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में वी हैव स्टडीड टिल फार। हम लोग इस सारे पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वी विल स्टडी फर्दर, हम लोग फिर से अब क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशनरी। अब जो ये जो प्रेस को बैन किया गया तो अब लोगों में आक्रोश तो आएगी ही ना, ठीक है। अब इस आक्रोश को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस आक्रोश को कैसे अपना पावर्स को रिगेन किया जाए, ठीक है, ये रिवोल्यूशनरी का काम होगा। ये कैसे रिवोल्यूशनरी हुआ, ठीक है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बाबू, ठीक है। कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। वी विल मीट फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। बाय।